हेलो बच्चों। तो कल हम लोग हिंदी मीडियम में आगे की ओर कहाँ तक पहुँच गए थे। हमने आप लोगों को राउल्ट का नियम बताया था। राउल्ट का नियम क्या होता है, एक बार सब लोग रिवाइज करो। राउल्ट का नियम क्या होता है? राउल्ट के नियम में हमने आपको बताया था कि कोई भी पदार्थ, कोई भी द्रव के विलयन में किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब, अगर किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा घटक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार PB बराबर क्या हो जाता है? P0A इंटू XA। ये राउल्ट का नियम था। दो भिन्न भिन्न यानी दो द्रव को आपस में मिलाएं तो बने हुए विलयन में घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो हम इस समीकरण द्वारा या इस नियम से निकालते हैं। यही नियम आपका कौन सा कहलाता है? राउल्ट का नियम। और ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आज बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आदर्श तथा अनादर्श विलयन। आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो ध्यान दो। सबसे पहले हम बात करेंगे आदर्श विलयन की। आदर्श विलयन क्या होते हैं, जिनको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। आदर्श विलयन, ठीक है बेटा, इसको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन बेटा क्या होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसा विलयन जो सभी प्रकार यानी सभी सांद्रताओं पर, ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर, चाहे 1 ग्राम, जैसे कि ये कोई भी विलायक है, इसके अंदर आप कोई पदार्थ x ग्राम घोल रहे हो, x ग्राम 1 ग्राम हो जाए, 2 ग्राम हो जाए या कुछ भी हो जाए, यानी हर एक सांद्रता पर जो बना हुआ विलयन है। और बेटा ये x जो ग्राम है ये है बेटा क्या, ये द्रव है, दोनों द्रव हैं, याद रखना, दोनों, ये भी द्रव है और ये भी द्रव है। तो हम ये कहना चाहते हैं बच्चा कि अगर दो द्रवों को आपस में मिलाया गया और जो बना हुआ विलयन है, द्रव का विलयन है, वो हर एक परिस्थिति में या प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, ऐसा विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें परिभाषा में? ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? जो राउल्ट के नियम का पालन करता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। आगे आप लिख सकते हो आदर्श विलयन कहलाता है, ये आप लिख सकते हो आदर्श विलयन कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है। अब हम बात करेंगे आदर्श विलयन के लिए कुछ शर्तें होती हैं कि आदर्श विलयन क्या होता है। आदर्श विलयन के लिए कुछ शर्तें होती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए सभी लोग। देखो बेटा क्या है कि जैसे कि शर्तें, या हम कह दें कि जो इसकी आदर्श विलयन की शर्तें डाल दें, या हम इसमें लिख दें कि लक्षण, कि कौन से आदर्श विलयन दर्शाते हैं। तो इनकी शर्तें क्या हैं? शर्तें ध्यान दीजिए। नंबर 1 तो हमने यही बात बताई कि यह सामान्य परिस्थिति में राउल्ट के नियम का, यानी सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का क्या करता है? पालन करता है। अर्थात PA बराबर क्या हो जाएगा? P0A इंटू XA। इसी प्रकार PB बराबर P0B इंटू XB। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरी, ये तो राउल्ट का नियम हो गया, इसका पालन करता है। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, सब लोग ध्यान देंगे, कि जो बना हुआ विलयन होता है, जैसे मान लिए ये 2 द्रव हैं, इधर ध्यान दीजिए, जैसे इधर 2 द्रव बना लेते हैं, एक ये द्रव है और एक ये द्रव है। इसके बेटा इन दोनों की एंथैल्पी H1 है और उसकी H2 है, ठीक है, इसकी H2 है, दोनों की ये एंथैल्पी दी गई है। इनको हमने जोड़ लिया तो ये H आई एंथैल्पी। अब इन दोनों को मिलाकर एक हमने विलयन बना लिया, तो जब इनको मिलाकर ये विलयन बनाया तो विलयन की एंथैल्पी H डैश है। तो याद रखो दोनों की जो एंथैल्पी, जो H का मान है वो H डैश के मान के क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। ये दोनों बराबर होंगे, और जब बराबर होंगे तो जो एंथैल्पी परिवर्तन है डेल्टा H मिक्सिंग,
एंथैल्पी परिवर्तन जिसे हम डेल्टा एच मिक्सिंग बोलते हैं, तो बेटा एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होता है। मान क्या होता है? शून्य होता है, शून्य होता है। मतलब ये डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0 होता है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है? 0 होता है। एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या आता है? शून्य। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे आप लोग कि जैसे इसका इन दोनों का बेटा आयतन, जैसे इसका H1 H2 एंथैल्पी थी, आयतन इसका V1 है और V2 है, दोनों को जोड़ दिया तो V, और जब ये मिल गया तो इसका पूरा आयतन आया, इसका हम V डैश मान लेते हैं, तो ये V और V डैश, तो ये भी दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और जब बराबर होंगे तो डेल्टा V मिक्सिंग, डेल्टा H मिक्सिंग मतलब बेटा क्या होता है? H डैश माइनस H, और डेल्टा V मिक्सिंग बराबर क्या हो जाएगा? V डैश माइनस V। जब दोनों बराबर ही हैं तो ये दोनों मान क्या आ जाएंगे? शून्य आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो अगले है आयतन में परिवर्तन का मान शून्य होता है, का मान शून्य होता है। ये बात याद रखेंगे। अब एक बात इसके लिए हम लिखना चाहें तो डेल्टा V मिक्सिंग बराबर 0, ये बात याद रखिएगा। ये होती है आदर्श विलयन की पहचान, ये आदर्श विलयन के लक्षण होते हैं। एक एक पॉइंट अपनी कॉपी पर लिख लेना। अब हम इनके उदाहरण लिखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपके सामने बेटा ये उदाहरण लिखे हुए हैं। आदर्श विलयन ये हैं। अब बेंजीन और टॉलुइन ये मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं। नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन भी आपस में मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं। ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन भी आपस में मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं। आप लोग इनके फार्मूले, इनके सूत्र अपनी कॉपी पर लिखोगे और ये अपने आप, ये होमवर्क भी है, इसको ढूंढकर अपने आप लिखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं अगले बिंदु की। अगला टॉपिक क्या है इसमें? अब इसका आदर्श विलयन को कभी कभी ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आदर्श विलयन के ग्राफ को आप समझ लीजिए कि जैसे दो पदार्थ हैं और दोनों का मोल फ्रैक्शन होता है, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन एक का अगर एक है, जैसे XA बराबर अगर यहाँ पर 1 है तो मतलब सिर्फ अकेला यही है, दूसरा नहीं है इसमें, और किसी एक घटक का मोल फ्रैक्शन 1 आता नहीं, ये आपको हमने बताया था। XB अगर मैं बात करूं तो XB बराबर यहाँ 0 हो जाएगा, यानी है ही नहीं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, एक ग्राफ बना रहे हैं ऐसा कि जो दो तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर बेटा XA 0 हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा? XB बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जब दोनों एक में आकर मिलेंगे तो जैसे जैसे ये ग्राफ इधर की ओर जाएगा बे पर, और ये है वाष्प दाब, ये क्या है बेटा? इधर ये वाष्प दाब है, दोनों तरफ वाष्प दाब है, ये भी वाष्प दाब को दर्शा रहा है, ये भी वाष्प दाब को दर्शा रहा है। तो ये जैसे जैसे आगे की ओर जाएगा, ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा, इसका मान लेते हैं ये इसमें आकर मिल गया और ये इसका वाष्प दाब रहा, आंशिक वाष्प दाब। इधर से ये आया, ये भी इधर से आकर इसमें मिल गया और ये इसका वाष्प दाब रहा, ठीक है, सीधा आकर मिल गया। तो ये क्या रहे? इसके वाष्प दाब रहे। समझ में आया या नहीं आया? तो ये समझ में आया, ठीक। अब आगे की ओर जैसे इधर जा रहे हैं, इधर जैसे से जा रहे हैं, ये किस में मिलता जा रहा है? बी के साथ मिल रहा है, ये बी है, इधर B1 है तो बी में मिलता जा रहा है। तो अगर हम ध्यान दें, जैसे से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, बी का मोल फ्रैक्शन इंक्लूड हो जाएगा, तो यहाँ जो भी आएगा वाष्प दाब वो किसका आएगा? बी का, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे PB। क्या लिखेंगे? PB, और PB बराबर क्या हो जाएगा? P0B इंटू XB, ये हो जाएगा। अब जैसे से इधर आएंगे तो इधर A में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर A0 है, A मिल जाएगा, तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करेगा वो A का। तो यहाँ हम नीचे की ओर लिखते हैं, ये है PA बराबर P0A इंटू XA, ये मोल फ्रैक्शन, यानी ये आंशिक वाष्प दाब दोनों घटकों के अलग अलग निकले हैं। अब क्या करना है? इन दोनों लाइन को अगर हम आपस में मिला दें ऐसे करके, सीधी सीधी मिला देते हैं, तो जो ये दर्शा रहा है ये इसका P टोटल है, टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, और वो क्या होगा? PA प्लस PB, ये टोटल आएगा, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा सीधा ग्राफ आपके सामने बना हो, सीधा ग्राफ, ये कॉपी पर नीचे बना लोगे, ये सीधा ग्राफ ऐसे ही बिल्कुल बना है, तो इस प्रकार का ग्राफ आदर्श विलयन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये आदर्श विलयन को
दर्शाता है, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है। तो ये इतना समझ में आया या नहीं आया? आदर्श विलयन में आप इतना लिख लेंगे। आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। और राउल्ट का नियम क्या होता है? किसी भी द्रव के विलयन में किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा घटक के मोल प्रभाज के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये आप इतना काम करेंगे, अपनी कॉपी पर इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अनादर्श विलयन पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा अनादर्श विलयन की बात करते हैं। अब अनादर्श विलयन यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? दिखाई दे रहा है साहब? ठीक। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अनादर्श विलयन जो होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है कि ये विलयन क्या करता है, ध्यान दीजिएगा कि ये एक ऐसा विलयन होता है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। यानी हम कह दें वे विलयन जो किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ये अपने आप लिख लेंगे, कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक, तो जो किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे, ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे? अनादर्श विलयन बोलेंगे। तो ये अनादर्श विलयन हो जाएंगे। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की, अनादर्श विलयन समझ गए होंगे। अब इसके लिए अगर हम शर्तों की बात करें तो शर्त सीधे इसकी जो शर्तें हैं, जो इसकी कंडीशंस हैं, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। सीधे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आंशिक वाष्प दाब भाई क्या होता है? राउल्ट का नियम पी नॉट ए इंटू एक्स है। इसी तरीके से पी बी बराबर क्या होता है? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये क्या होगा? जब अनादर्श है तो ये नियम का पालन नहीं करेगा, मतलब ये बराबर नहीं हो गए, नॉट इक्वल टू। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात याद रखो, सीधे शब्दों में लिख देते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर नॉट इक्वल टू 0। और तीसरी बात ये हो जाएगी डेल्टा वी मिक्सिंग यानी वॉल्यूम जो मिक्सचर है वो भी नॉट इक्वल टू 0। तो ये तीन शर्तें हो गए अनादर्श विलयन के लिए। अब इसके लिए आपको एक नोट नीचे लिखना है, यहां पर नोट लिखना है, बड़ा सा नोट में क्या लिखेंगे? नोट में लिखेंगे कि अनादर्श विलयन क्या करते हैं? जो अनादर्श विलयन होते हैं बच्चा, अनादर्श विलयन जो होते हैं वो राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं। क्या करते हैं? राउल्ट के नियम से बेटा विचलन दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? विचलन दर्शाते हैं, मतलब जो राउल्ट का नियम होता है उससे ये विचलन दर्शाते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा राउल्ट के नियम से विचलन। ठीक है, तो विचलन ये कितने प्रकार का होता है और क्या इसके लक्षण हैं, तो ये सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये अनादर्श विलयन थे। इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण जो विचलन के आधार पर आएगा उसी में हम उनको चर्चा कर लेंगे और ये दो भागों में बांट दिए जाएंगे। तो ऐसा होता है कि जो वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब, जैसे ये वाष्प दाब के आधार पर बात करते हैं, अगर किसी विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात वाष्प दाब के बराबर है, मतलब इस शर्त का पालन कर रहा है, तब तो आदर्श है। लेकिन अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं आया, जैसे कोई विलयन है उसका तुमने वाष्प दाब ज्ञात किया और उसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा जो वाष्प दाब ज्ञात कर रहे हो उसके बराबर नहीं आ रहा है, उसके बराबर ना आकर उससे ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो जब बराबर नहीं आता है, उससे ज्यादा या कम हो जाता है, तो विलयन विचलन दर्शाता है। अगर वाष्प दाब ज्ञात वाष्प दाब मतलब इस नियम से ज्ञात वाष्प दाब से ज्यादा हो जाए तो धनात्मक विचलन होता है और कम रह जाए तो ऋणात्मक विचलन होता है। और अगर बराबर है तो विलयन आदर्श है, विचलन की कोई बात ही नहीं होती। तो राउल्ट के नियम से अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? विचलन। विचलन दो प्रकार का होता है, यानी धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। तो चलो अब हम उसी पर डिटेल में चर्चा करते हैं। इसको अपनी कॉपी पर आप नोट कर लेंगे। ठीक है, हेडिंग डालेंगे राउल्ट के नियम से विचलन।
तो हम लोग बेटा बात करते हैं राउल्ट के नियम से विचलन की। तो राउल्ट के नियम से जो विचलन है वो विचलन कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का, एक धनात्मक विचलन होगा और एक होगा ऋणात्मक विचलन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धनात्मक विचलन की, यानी धनात्मक विचलन क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सीधी सीधी बात है, जब किसी विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात वाष्प दाब से ज्यादा होता है तो ऐसे विलयन क्या करते हैं? राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। यानी जब किसी विलयन का, हम लिख देंगे, जब किसी विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात वाष्प दाब से ज्यादा होता है तो वह विलयन किस प्रकार का? धनात्मक विचलन दर्शाता है। धनात्मक विचलन दर्शाता है। ठीक है, किस प्रकार का विचलन दर्शाता है? धनात्मक विचलन दर्शाएगा। अब इसका हम बात करेंगे कारण। इसका कारण क्या होता है कि इसका अगर मेन कारण जाने तो कारण क्या होता है कि ज्यादा क्यों हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, अगर जैसे ये 2 विलयन है, ध्यान दो, एक ये है, एक ये द्रव है और एक ये द्रव है, ये 2 द्रव हैं, ठीक है, और इन दोनों द्रवों को आपस में मिलाकर हमने एक विलयन बना लिया। अब ये A है और ये B है, तो भैया इसमें A अकेला थोड़ी, A के बहुत सारे कण हैं, तो इनमें A और A के बीच कुछ ना कुछ आकर्षण बल लग रहा होगा, कुछ ना कुछ आकर्षण बल होगा। यहां पर जो है बेटा वो B और B के बीच आकर्षण बल लग रहा होगा। जो भी आकर्षण होगा वो किसके किसके बीच होगा? B और B के बीच आकर्षण होगा। अब यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आकर्षण बल इसमें A प्लस B दोनों हैं, तो इसमें A और A के बीच आकर्षण होगा, B और B के बीच आकर्षण होगा और A और B के बीच आकर्षण होगा। तो कहने का मतलब है इसमें इतने प्रकार के आकर्षण पाए जाएंगे, ये 3 प्रकार के आकर्षण पाए जाएंगे जो ये विलयन होगा। समझ रहे हैं ना बात? क्योंकि इसमें B और B है ना, ये B है और B के बीच भी रहे, A के बीच के तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक नया पाया जाएगा A B के बीच में। तो ये इतने प्रकार के आकर्षण बल इसमें उपस्थित हैं। अब ध्यान देना बात, अगर ये वाला जो आकर्षण बल है ये तो है ही है जनरली, तो अगर A के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ये आकर्षण बल ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, तो ज्यादा है तो अणु आपस में बहुत प्रबलता से बंधे रहेंगे, और जब प्रबलता से बंधे रहेंगे तो भाप अवस्था में नहीं बदलेंगे, वाष्प नहीं बनेगी, और जब वाष्प नहीं बनेगी तो सतह पर वाष्प कम हो जाएगी, और जब वाष्प कम हो जाएगी यानी सतह पर बेटा क्या कम हो जाएगी? वाष्प, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, नीचे लिखते हैं, वाष्प बेटा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और जब वाष्प कम होगी तो क्या कम हो जाएगा? वाष्प दाब कम हो जाएगा। वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर वाष्प कम तो वाष्प दाब भी कम हो गया। अब बात यहां पर यह उठती है, हमने कब कहा? जब आकर्षण बल ज्यादा हो, A के बीच और B के बीच आकर्षण बल ज्यादा हो जाए, इनके बीच आकर्षण ज्यादा हो, आकर्षण बल क्या हो? आकर्षण बल ज्यादा हो जाए, ऊपर की तीर बना रहे मतलब ज्यादा हो जाए। तो जब ये ज्यादा है तो ये वाष्प अवस्था में नहीं बदलेगा, और जब वाष्प अवस्था में नहीं बदलेगा तो क्या होगा कि इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। अब अगर क्या हो, कभी कभी ऐसा होता है कि इनके बीच तो आकर्षण ज्यादा रहता है लेकिन A B के बीच आकर्षण कम हो जाता है, A B के बीच आकर्षण कम हो जाता है। जब A B के बीच आकर्षण कम हो जाएगा तो भाई जब इनके बीच लगने वाला आकर्षण कम रहेगा तो ये वाष्प में जल्दी बदलेंगे और भाप जल्दी बनेगी, तो भाप ज्यादा बनेगी तो वाष्प सतह पर आ जाएगी, और जब वाष्प सतह पर आ जाएगी ज्यादा हो जाएगी, और वाष्प बढ़ने का मतलब क्या हो गया? वाष्प दाब बढ़ गया। तो इसका कारण आप लोग समझ रहे होंगे, सीधा सीधा क्या कारण है कि हमने अभी आपको बताया।
तो इसमें सीधी सीधी बात आपको समझ में आई कि जब AB के मध्य लगने वाला आकर्षण बल AA तथा BB के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कम होगा। तो आप जान लेंगे कि इस प्रकार का विलयन कौन सा विचलन दर्शाएगा, ये विलयन दर्शाएगा कैसा, धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक विचलन दर्शाएगा। कौन सा दर्शाएगा, धनात्मक विचलन ये दर्शाएंगे। ये वाले समझ में आई बात या नहीं। अब इसके उदाहरण आपके सामने लिख देते हैं। तो बेटा ये सब जो विलयन आपके सामने दिए गए हैं ये सब विलयन धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। एसीटोन और एथेनॉल का जो विलयन होगा, जल मेथेनॉल का होगा, और साइक्लोहेक्सेन एथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टॉलुइन। तो ये सब क्या करते हैं, कौन सा विचलन दर्शाते हैं, धनात्मक। अब इसको ग्राफ द्वारा अगर दर्शाओ तो ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका ध्यान दीजिए। जैसे कि ये हमने आदर्श विलयन का ग्राफ अभी बनाया था, आदर्श विलयन का ग्राफ बनाया था, ऐसे करके बना लेंगे। अब एक तरफ XA बराबर 1 हो जाएगा और XB बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो दूसरी तरफ XB बराबर 1 हो जाएगा और XA बराबर 0 हो जाएगा। इधर बेटा वेपर प्रेशर है, इधर वाष्प दाब, वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब VP, तो ये वाष्प दाब दिया गया है दोनों तरफ। अब हम क्या करते हैं, इधर जैसे ये ग्राफ धीरे धीरे आगे की ओर जाएगा, ये इधर इसका वाष्प दाब इतना है और इसका वाष्प दाब इतना, और ये दोनों एक में मिला दो तो ये टोटल आ गया। ये आपका हो गया PA और ये हो गया PB और ये हो जाएगा PT बराबर जो भी हो जाए टोटल प्रेशर, तो ये PT हो गया, ये PT हो गया। अब हम बात करते हैं धनात्मक विचलन। तो ऐसा ग्राफ जब कभी बनेगा तो वो आदर्श विलयन का होगा। अब धनात्मक में चूंकि बढ़ जाता है तो बढ़ेगा तो ये ऊपर की ओर ग्राफ भागेगा, ऊपर की ओर ऐसे भागेगा ग्राफ, ये बढ़ गया। जब ये बढ़ा बेटा तो ये भी बढ़ जाएगा ऐसे, और जब ये बढ़ा तो ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये वाला जो नया है ये PT हो, समझ रहे हैं कि नहीं, PT तो टोटल प्रेशर। तो इस तरीके से जब ग्राफ ऊपर की ओर भाग रहा हो तो जान जाओ कि ये विलयन कैसा है, धनात्मक विचलन दर्शाता है। तो ये पूरा एक प्रकार से धनात्मक विचलन की व्याख्या थी, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम ऋणात्मक विचलन के बारे में बात करेंगे, इसको लिख लीजिएगा। एक नोट करके बात जरूर लिख लेना, नीचे सबसे नीचे मैं लिख देता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोट करके लिख लेना। धनात्मक विचलन में जो धनात्मक विचलन होता है, धनात्मक विचलन में डेल्टा H मिक्सिंग जो होती है वो धनात्मक ही होती है, उसका मान धनात्मक होता है। अर्थात क्रिया ऊष्मा शोषी होती है। क्रिया कैसी होती है, ऊष्मा शोषी होती है, ऊष्मा शोषी होती है। ऊष्मा शोषी होने का मतलब है कि जब दो द्रवों को आपस में मिलाकर जो विलयन बनाओगे तो बना हुआ विलयन ठंडा मिलेगा, कूल सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, जब दो विलयनों को आपस में मिलाने पर बना हुआ द्रव या दो द्रवों को आपस में मिलाने पर बना हुआ विलयन ठंडा होता है तो वो किस प्रकार का विचलन दर्शाता है, तो वो धनात्मक विचलन राउल्ट के नियम से दर्शाता है, पॉजिटिव डेविएशन राउल्ट के रूल से शो करता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे और इसको समझ में अच्छे से आ रहा होगा और इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं बेटा ऋणात्मक विचलन की, निगेटिव डेविएशंस की। तो ऋणात्मक विचलन में क्या होता है, जब दो द्रवों को आपस में मिलाएंगे और बना हुआ विलयन जो विलयन बना है, जो द्रव बना हुआ है, उसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात वाष्प दाब से कम आता है। तो अगर कम आएगा तो वो क्या होगा, निगेटिव डेविएशन यानी ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा। हमेशा याद रखना, जब किसी विलयन का वाष्प दाब कम आ रहा है तो विलय यानी उनके जो भिन्न प्रकार के पार्टिकल हैं, जैसे विलय विलायक, ऐसे समझो विलय विलायक, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल अगर ज्यादा है तो भाप कम बनेगी, तो वाष्प कम रहेगी तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। और अगर कम आकर्षण बल है तो भाई जल्दी वाष्प बनेगी, आकर्षण बल कम है तो वाष्प जल्दी बनेगी, और वाष्प ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सीधी बात है कि जब किसी विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात वाष्प दाब से कम आता है तो वो विलयन किस प्रकार का विचलन दर्शाता है, ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। कारण जस्ट उल्टा, जैसे पढ़ा है उसका जस्ट विपरीत ही चलता चला जाएगा। तो इसके बारे में हमने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है, ऋणात्मक विचलन यानी निगेटिव डेविएशन
जब किसी विलयन का वाष्प दाब, जब किसी विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा, जब किसी विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात वाष्प दाब से कम होता है तो वह विलयन ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। कैसा दर्शाता है? ऋणात्मक विचलन, यानी निगेटिव डेविएशन शो करता है, उसे हम ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। इसके कारण की बात करें तो जब लिखा ए बी के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ए ए तथा बी बी के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से कम होगा, ज्यादा होता है, ज्यादा होगा, भाप कम बनेगी, वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब अपने आप कम हो जाएगा। तो ज्यादा होगा तो ये लगेगा। नोट लिख लेंगे कि इसके लिए जो ऋणात्मक विचलन में डेल्टा एच मिक्सिंग का मान ऋणात्मक होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग ऋणात्मक होगी तो मतलब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी, मतलब ऊष्मा यहां से निकलने वाली है बच्चा, ऊष्मा निकलेगी तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन यानी प्राप्त विलयन कैसा होगा? गर्म विलयन प्राप्त होगा। तो अर्थात ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। तो ये समझ में आ गया इतना या नहीं? ये अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद हम बात करते हैं किसके, ये डिफरेंट है, पहले धनात्मक पढ़ा था, अब क्या पढ़ रहे हैं? ऋणात्मक। अब इसके बाद उदाहरण, तो उदाहरण आपके सामने लिखे हैं एसीटोन और क्लोरोफार्म। क्या है बेटा? एसीटोन और क्लोरोफार्म। एसीटोन का सूत्र आप लोग अपने आप लिखना, क्लोरोफार्म का सूत्र देखो ये लिखा है आपके सामने। तो क्लोरोफार्म, दूसरा जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है, जल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। क्लोरोफार्म और बेंजीन, तो ये सब क्या हैं? ये सब कौन सा विचलन दर्शाते हैं? धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, यानी ये अनादर्श विलयन होते हैं। ये जो बेटा आपके सामने ग्राफ बना हुआ है ये आदर्श विलयन का ग्राफ है। क्या है ये? आदर्श विलयन का। अब इसको हमें ऋणात्मक विचलन वाला ग्राफ बनाना है, तो ऋणात्मक विचलन के लिए हम क्या करेंगे कि ये नीचे की ओर आएगा, ये कम हो जाएगा तो ये भी कम हो जाएगा नीचे की ओर ग्राफ, और ये भी क्या हो जाएगा? कम। तो ये जो डेविएशन है ये कौन सा है? ये है ऋणात्मक विचलन। कौन सा ये है? ऋणात्मक विचलन। तो ये ऋणात्मक विचलन है, ठीक है। तो ये समझ में आया या नहीं आया? तो इस प्रकार ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन पूरे होते हैं, और राउल्ट का नियम भी यहाँ पर क्या होता है? पूरा होता है। अर्थात ये बेटा जो राउल्ट का नियम हम लोगों ने पढ़ा था, ये राउल्ट का नियम किसके लिए था? ये राउल्ट का नियम बेटा द्रव द्रव के विलयन के लिए था। किसके लिए था? द्रव द्रव के विलयन के लिए था। अब जो एक और हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, वो राउल्ट का नियम जो होगा वो किसके लिए होगा? वो होगा ठोस द्रव के लिए। एक ठोस द्रव के लिए होगा, और द्रव, वो ठोस द्रव वाला हम यहां से भी जो ये नियम पढ़ा है इसी से लेकर उस नियम को लेकर आएंगे। एक मिनट जरा पानी पीते हैं। तो इस प्रकार हम दूसरे विलयन को भी लेकर यहां पर आएंगे। तो इस प्रकार ये टॉपिक आप पूरा कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, इस टॉपिक को आज पूरा कर लीजिए। ये विलयन का एक पार्ट पूरा खत्म होता है। अब हम विलयन चैप्टर से आप लोगों को कुछ छोटे छोटे प्रश्न बना कर देंगे वन लाइनर, और वो टेस्ट टाइप से होगा जिसको आपको करना होगा, और करके आप हमें भेजोगे, आप दिखाओगे अपना असाइनमेंट, ठीक है। तो आप लोगों का हम होमवर्क देंगे, अभी 1-2 दिन और पढ़ा देते हैं उसके बाद। तो बेटा ये इतना लिख लेना, आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगले लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा। आप लोग हमसे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कनेक्ट हैं, अगर किसी को दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप पर डायरेक्ट हमसे पूछ लेते हैं, और बाकी यहाँ पर हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेंगे 1 by 1। और बच्चों एक बात और बता देते हैं कि यहाँ पर बेटा हम देखो आपसे डायरेक्ट लाइव तो बैठे नहीं है, मैं यहाँ पर बैठकर रूम में पढ़ा रहा हूँ, आप अपने कमरे में जहां पर भी बैठकर पढ़ रहे हो, ये बेटा आपकी एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना पूरा कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पर लगाओगे। आप जितने मन से पढ़ोगे बेटा, हम जानते हैं हमारे समाज में इस समय नकारात्मकता फैली हुई है, दिक्कतें हैं, लेकिन आप कोशिश करोगे, ठीक है, कि उस नकारात्मकता से पॉजिटिविटी की ओर निकलना है। विकल्प ढूंढे जा रहे हैं और विकल्पों की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसी श्रेणी में हमने ये विकल्प अपनी पढ़ाई के लिए निकाला है, ठीक है बेटा। तो आप लोग अपने घर पर पढ़िए, सुरक्षित रहिए। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू बेटा।